तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रवेश हेतु स्वागत है। अरिहंत बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक, हमने खंड गुणज वाली चैप्टर को कर लिया था। चैप्टर हो गए अपने नवोदय विद्यालय के यूट्यूब पर कंप्लीट। अब इसके आगे हम देखें एलसीएम वाला चैप्टर। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं इस बुक में थोड़ा सा इसकी थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ लें पहले। थ्योरी में क्या दिया है, जैसे ये रहा चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त। ठीक है, लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा, महत्तम होता है सबसे बड़ा। इसको आपको यहाँ पर सॉल्व कर मतलब समझना है। हम इसी से संबंधित आज चर्चा करेंगे। पहले इसकी थोड़ी थ्योरी देख लें। थ्योरी को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन कल से स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। हाँ, क्या लिखा है, लघुत्तम समावर्त। हम देखेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त एलसीएम या जिसे हम लासा भी बोलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 6, 8 और 12 का एलसीएम जो होगा या लासा 24 है, चूँकि यह तीनों से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या है। मतलब 6 का भाग देंगे 24 में तो 4 बार जाएगा, 8 का भाग देंगे 24 में तो 3 बार जाएगा, और 12 का भाग देंगे 24 में तो 2 बार जाएगा। मतलब यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 8 और 12 से क्या है, विभाजित है। तो लघुत्तम समावर्त होता है, उसमें छोटी से छोटी संख्या दी जाती है जो जिसमें भाग चला जाए, जो संख्याएं दी हैं। ठीक, वो छोटी से छोटी होती है। लासा ज्ञात करने की जो विधियाँ, लासा ज्ञात करने की विधि होती हैं दो। एक होती है भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। हम थोड़ा सा भाग विधि के बारे में देख लें। भाग विधि कैसे की जाती है। भाग विधि में जैसे इस विधि में दी गई संख्याओं को कॉमा लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं। जैसे ये लिखी है संख्या, इसको कॉमा लगाते थे और लिख देते। ठीक, फिर उसे अभाज्य संख्या जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 17, ये सब क्या अभाज्य संख्याएं, इनसे हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद जो प्राप्त भागफल होते हैं, प्राप्त भागफलों तथा शेष फलों जो कि विभाज्य ना हो, जिसमें भाग ना गया हो, विभाज्य ना हो मतलब जिसमें भाग ना गया हो, को नीचे पुनः एक पंक्ति में लिखते हैं और पुनः उपरोक्त क्रिया को दोहराते हैं। यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि नीचे की पंक्ति में सभी संख्याओं के स्थान पर कितना न आ जाए, एक न आ जाए, तब तक भाग देते रहते हैं। ठीक, अब भाजकों का गुणनफल करते हैं। भाजकों को क्या करते हैं, गुणनफल करने पर प्राप्त जो गुणनफल की संख्याओं का लघुत्तम समावर्त होता है। जैसे कि यहाँ 16 है, 24 है, 36 है और 54, इनका एलसीएम निकाला। ये रही वो संख्या जैसे दिया है, 16 है, 24 है, 36 है, 54, इनका एलसीएम निकाला। तो क्या करेंगे, 16 है, 24 है, 36, इनको हम कॉमा के रूप में लिख लेंगे, कॉमा लगा के। पहले हमने कहा देंगे इसमें 2 का भाग, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 8 16। फिर 24 में देंगे तो 2 4 12, और यहाँ पर कितने, 2 1 2, 2 2 4, मतलब 12 बार चला जाएगा। 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा। 54 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 27 बार, क्योंकि 27 दूनी 54 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 8 दूनी 16 होता है। ठीक, तो 2 का भाग दिया तो 8 12 18 और 27 आ गए। हम इसमें 2 का भाग फिर देंगे 8 में, तो 2 चौको 8, 2 छूम 12, 2 नाम 18, 27 में भाग नहीं जाएगा 2 का, तो हम 27 का 27 यहाँ लिखा रहने देंगे, क्योंकि नियम में भी है जिसमें भाग नहीं जाता वो जिनको होते हैं लिख दिया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 का भाग देंगे फिर से। 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 6 में देंगे तो 2 3 6, यहाँ पर 9 जहाँ का तहाँ और 27 जहाँ का तहाँ। अब 2 का भाग देना हमें 2 में, 2 एकम 2, 3 रहेगा, 9 रहेगा, 27 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 2 का भाग इनमें जाता नहीं है। अब यहाँ पर 2 के नीचे तो आ गया 1। अब इनमें हमें किसका भाग देना, 2 का भाग नहीं देना, क्योंकि 2 का भाग जाएगा नहीं, देंगे हम किसका, 3 का देंगे। तो 3 का 1 में देंगे तो 1 ही रहेगा, 3 का 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 3 का हम 9 में देंगे तो 3 का 9, 27 में देंगे तो 3 नाम 27। इस प्रकार इसमें हम भाग दे सकते हैं। फिर से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 का 9 का यहाँ पर 3 आएगा, और 3 नाम 27। अब इनमें हम 3 का फिर से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3। फिर से 3 का भाग दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अर्थात इस सबके नीचे 1 1 आ गए। तब तक हमें क्या करना था, इसमें भाग देना था। तो इसका जो एलसीएम होगा, अब इसको थोड़ा सा बुक फोल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि बुक मोटी है। तो आपने देखा 16 है, 24 और 36 व 54 का जो लासा है वो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इन सबका हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये गुणा करना है, 3 का 9, 9 दूनी 9 3 27, 27 गुणित कितना, 2 8 16, 16 गुणित 27 करेंगे कितना आएगा, 432 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें देखना है दूसरी विधि। दूसरी विधि में कौन सी, ए है आपकी गुणनखंड विधि दी हुई है। कौन सी विधि, समझ नहीं निकला,
एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब देखेंगे हम गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात लेकर उस गुणनफल को प्राप्त करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का क्या होता है, लासा होता है, लघुत्तम समावर्त होता है। जैसे कि यहाँ पर दिए 16 है, 24 है, 36 है, 54, इनके हम गुणनखंड निकालेंगे। 16 के हमने अभी तक गुणनखंड निकाल चुके हैं बहुत बार, तो गुणनखंड निकालेंगे। 16 में 2 का भाग देंगे, फिर 8 आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे, फिर यहाँ पर फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, मतलब 2 पर कितने की घात कितना बार जाएगा, 16 में 4 बार जाएगा 2 का भाग। तो हम क्या कर देंगे, 2 पर 4 की घात लगा देंगे। फिर यहाँ पर 24 में 2 का भाग देना है, 2 का भाग देंगे 24 में, तो 12 बार आएगा, 12 बार जाएगा। फिर 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार, और फिर से 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार, अर्थात 2 पर 3 की घात लग जाएगी और एक 3 रहेगा एक्स्ट्रा, तो 3 यहाँ पर लग देंगे। 36 में भाग देंगे, इस पर 2 बार, 36 में 2 2 का 2 बार, फिर 3 3 हो जाएगा, तो 2 पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात। 54 में देंगे तो 2 एक ही बार आएगा, फिर इसके बाद 3 गुण 3 गुण 3, मतलब 3 पर 3 की घात। तो इसमें अधिकतम घात चुननी होती है, तो 2 पर सबसे अधिकतम घात किसमें है, 16 वाले में, मतलब 2 पर 4 की घात है अधिकतम, इसको लिख दिया। अब 3 पर अधिकतम घात किसके, 3 पर अधिकतम घात 3 के, तो 3 पर 3 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, 16 गुणा 27 बराबर 432, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखना है, ये स्मरण रखना, मतलब याद रखना ये चीज़ें। कौन सी, 2 और अधिक संख्याओं का लासा उनका सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज वो है होता है जिसमें छोटी उन संख्याओं का सभी का भाग चला जाएगा और छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका लासा कहलाता है। यहाँ पर देखना, दूसरा स्मरण रखने के लिए क्या है, अभाज्य संख्याओं का जो लासा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का लासा वही होता है जो उन दोनों का गुणा करने पर प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हीं संख्याओं को गुणा कर दो तो लासा आ जाता है। यहाँ पर आप ये बात समझ रहे होंगे। अब क्या निकालना है, आपको समझना है मासा के बारे में। मासा क्या होता है, महत्तम समावर्त जिसे बोलते हैं। लिखा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा महत्तम समावर्त या मासा वह महत्तम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 12 है, 18 है, 24 है, तीनों संख्याएं 2, 3 और 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, अतः इनका जो मासा होगा अधिकतम या बड़ी संख्या कहलाती है, जो होगी आपकी क्या, 6 हो जाएगी, क्योंकि यह इनमें सबसे बड़ी है या महत्तम है। ठीक, आगे देखना, मासा ज्ञात करने की भी 2 विधियाँ होती हैं। पहली होती है भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। ठीक, इतना आपने देख लिया, इसके बाद हम आगे करते हैं। हाँ, भाग विधि को देख लें। अभी हमने भाग विधि क्या है, फर्स्ट मासा निकालने की। तो भाग विधि है, इस विधि में दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम 2 संख्याएं लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देने पर जो हमें प्राप्त या शेष बचता है वह छोटी संख्या को भाग देते हैं तथा शेषांश से प्राप्त प्रथम भाजक को भाग देते हैं। यह आपको भाग करने के सिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप इसको थोड़ा सा पढ़ भर लें ध्यान से। ठीक, इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाता। अंतिम भाजक ही उन दोनों संख्याओं का मासा होता है। जो अंत में जो भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं वही उसका क्या होता है, मासा होता है। अब इस मासा तथा तीसरी बची हुई संख्या का उपरोक्त क्रिया द्वारा मासा निकालते जो अभिष्ट मासा होता है। जैसे कि लिखा है 12 है, 18 और 24 का मासा ज्ञात करना। पहले हम 12 का भाग देंगे 18 में, 12 का भाग दिया 18 में तो यहाँ पर 6 बचा, और 6 का भाग दिया 12 में 2, मतलब इसका मासा 6 ही होगा, क्योंकि इसका अंतिम भाजक बोला था उसने, अपनी नियम में देखा था। अब क्या करेंगे, 6 है जो 6 का भाग दे देंगे 24 में, 6 अंतिम भाजक है ना, तो उसी का भाग देना है 24 में, तो 6 चौको 24, तो इसका मासा क्या हो जाएगा आपका 6, इसका मासा हो जाएगा। इसी का मासा निकालने की गुणनखंड विधि के बारे में भी देख लें कि ये गुणनखंड विधि क्या होती है मासा निकालने की। तो गुणनखंड विधि में क्या लिखा है, इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर सभी संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल करते हैं। प्राप्त गुणनफल दी गई संख्याओं का मासा होता है। जैसे कि 12 है, 18 है, 24 का मासा ज्ञात करना। तो 12 के हम गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब 2 पर 2 की घात गुणित 3 पर 1 की घात। 18 के जो गुणनखंड निकालेंगे वो क्या होगा, 2 गुणित 3 मतलब 2 पर 1 की घात गुणित 3 पर 2 की घात। अब 24 के गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 2 पर 3 की घात गुणित 3 पर 1 की घात। तो इसका मासा होगा 12 गुणित 18 गुणित 24 का मासा 2 गुणित 3 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, तो इसके आप मासा निकाल सकते हैं इस प्रकार। सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, 2 देखते हैं आप, इसमें 2 तो 2 लिख दिया। अब आपको देखना 3 सब में होना चाहिए, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो वही आपका क्या है मासा है 2 गुणित 3, ठीक, बराबर 6 हो जाएगा। अब इसमें स्मरण रखना है कुछ चीज़ें इसमें भी हैं याद करने के लिए।
दो या अधिक संख्याओं का मासा उनका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उसमें होता है सबसे छोटा, लासा में होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड, जबकि मासा में क्या होता है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है, जबकि अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है, उन दोनों का गुणनफल होता है। हमने ये पहले बता चुके हैं। अब हमें क्या करना है, भिन्नों पर आधारित लासा और मासा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लें। 2 या 2 से अधिक जो भिन्न होती हैं, भिन्नों का लासा या मासा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब लासा भिन्न दी हों, जैसे 4/5 है, 5/6 है, ऐसी कुछ संख्या दी हों या भिन्न दी हों, तो उनका हम लासा मासा कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सूत्र है भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा होता है। पहले हम निकालते हैं लासा। लासा में क्या होता है, लासा रहता है हमेशा ऊपर और मासा हो जाता है नीचे, ठीक। जब हम भिन्नों का लासा निकालते हैं तब। अब यहीं पर देखना है हमें आपका भिन्नों का मासा ज्ञात करना। 1 मिनट सुना। यहाँ क्या दिया है, भिन्नों का लासा का देख लिया हम, भिन्नों का मासा। मासा बराबर होता है अंश का मासा बटे हरों का लासा। पहले हम मासा बटे लासा करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसको सॉल्व भी किया उसने, क्या क्या किया है, जैसे 5/7 है, ये एग्जाम्पल है, 5/7, 25/42 और 45/56 का मासा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र होता है मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। मतलब मासा ऊपर लिखना है, मासा ज्ञात करना हो तो मासा ऊपर और लासा नीचे। तो हम 5, 25 और 45 का पहले मासा निकालेंगे तो इनका मासा कितना होगा, 5 हो जाएगा। 7, 42 और 48 का लासा निकालेंगे तो इनका लासा कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ठीक। इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बाद में इकट्ठे समझाएंगे आपको, तब इनका हम मासा और लासा निकालना सिखा देंगे। आप इसको पहले अभी देखते भर जाएं। अब लासा और मासा के अनुप्रयोग पर आधारित, लासा और मासा पर आधारित अनेक प्रकार की घंटियां, बत्तियां आदि संबंधित होती हैं। इनके स्मरण रखने के लिए कुछ सूत्र भी दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है, संख्याओं का लासा हमेशा संख्याओं के मासा से पूर्णतः विभाजित होता है। याद रखने एक बात, जो संख्याओं का लासा होता है वो हमेशा मासा से विभाजित होता है। जब इनका एक सूत्र भी होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित क्या होता है, मासा होता है। जब हम दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। इतना आपको याद रखना है ये चीज़ें। अब थोड़ा सा और देख लें यह भी जाने के बारे में, यह भी जाने में क्या लिखा है, जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसको x, y, z से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ABC हो, तो अविष्ट संख्या क्या होगी, x, y, z का लासा ऋण k हो जाएगा। तो k बराबर क्या होगा, x ऋण a, y बराबर y ऋण b बराबर z ऋण c। इसको हम लिख सकते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना जिसको संख्याओं x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल k बचता है। तो अवश्य संख्या क्या होगी, x, y, z का लासा प्लस k हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त होता है। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। अब देख रहे हैं आप, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें x, y, z से भाग देने पर शेषफल a, b, c प्राप्त होता है। अविष्ट संख्या ये है, इसको ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये जब हम सवाल करवाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। आप इतना ये सिर्फ ध्यान रखना कि क्या करना होता है, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर इसकी जो थ्योरी होती है कंप्लीट। कल से हम करेंगे इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करेंगे सादे तो उदाहरण, जैसे यहाँ पर दिए हैं सादे तो उदाहरण है, सादे तो उदाहरण कल की क्लास में करेंगे। फिर इसके बाद हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे और आराम से करवाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8, 12 और 15 का लासा है, तो लासा कैसे निकालते हैं ये हम सब आपको कल से आने वाली क्लासों में हम आपको समझाएंगे, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर थ्योरी होती है कंप्लीट। इसके क्लास को भी हम यहीं रोकते हैं, ठीक। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे से वीडियो प्राप्त करने और समझने के लिए अरिहंत बुक को, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।